हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो अल्किन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन्स। तो हेलो अल्किन्स के रिएक्शन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हेलो अल्किन्स के रिएक्शन को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हेलो अल्किन्स के रिएक्शन है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। और थर्ड में हम लोग मेटल से इसका रिएक्शन पढ़ेंगे कि इसका मेटल के साथ रिएक्शन किस तरह का होता है। तो इसके बाद हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन्स द हेलोजन एटम नोन एज द लिविंग ग्रुप। जो भी हेलो अल्किन्स होते हैं तो उसमें जो हेलोजन एटम होते हैं, तो हेलोजन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप हम लोग बोलते हैं। जो भी हेलोजन एटम रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलेंगे। जो हेलोजन एटम रहेंगे उनको हम लोग एज ए लिविंग ग्रुप अंडरस्टैंड करेंगे। डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन, और ये बाद में हैलाइड आयन के रूप में ये बाहर निकलेगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि बाद में हैलाइड आयन के रूप में निकलेगा। एज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी हेलो अल्किन्स रहेंगे, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास हेलो अल्किन्स है। हेलो अल्किन्स के पास हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक हेलोजन कंपाउंड है, तो हेलोजन एटम है। तो हेलोजन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजन एटम को हम लोग यहाँ लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर एडिशन होगा और हेलोजन एटम बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हेलोजन एटम बाहर निकल जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है, इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन्स द हेलोजन एटम नोन एज लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन। ये हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल गया है। एज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड के अप्रोच करेगा तो क्या होगा, तो इसे हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हैलाइड आयन बाहर निकल गया है। तो ये कहाँ पर अप्रोच करेगा, तो ये यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा। यहाँ पर ये ऐसे अटैक करेगा उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है, उस पे अटैक करेगा और हाइलाइड आयन को बाहर निकाल लेगा। तो ये इस तरह से हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हाइलाइड आयन है तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे, न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इस कारण से इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इनको प्रोसीड कौन कर रहा है, तो इनको प्रोसीड न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल इसको प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट कॉमन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन्स। जो भी हेलो अल्किन्स है उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कॉमन है, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉमन कौन से है, तो जो फर्स्ट में है वो SN1 रिएक्शन है, और सेकंड में क्या है, सेकंड में SN2 रिएक्शन है। तो हम लोग इन दोनों को बारी बारी से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोग अब SN1 रिएक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है वो एक स्लो प्रोसेस होते हैं। उनमें जो न्यूक्लियोफाइल बाहर से अप्रोच करता है, सॉरी, इसमें न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है। और इस तरह से देखिए,
जो SN1 रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर का मीनिंग क्या होता है? ऐसे देखिए, ये हेलोल्किन्स है, तो हेलोल्किन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ इस कार्बन से यहाँ CH3 और CH3 अटैच है, और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप का एक एटम अटैच है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये जो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अपने आप में ब्रेकिंग होगा। ब्रेकिंग कैसे होगा? ये ब्रोमीन वो अलग होगा, और ये पार्ट भी, ये इसका अल्काइल ग्रुप, ये भी पार्ट अलग होगा। धीरे धीरे अलग होगा, तो इसके ऊपर जो हम लोग वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसके ऊपर OH माइनस आयन का इस पर अटैक होगा, और इस तरह से OH यहाँ अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन आयन हम लोग को बाहर निकल जाएंगे। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये रिएक्टेंट है वो कौन है? तो हम लोग के पास एल्काइल हैलाइड है। तो यही इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। तो ये कितने मोल हम लोग इसका इस्तेमाल किए? तो हम लोग इसका 1 मोल, हम लोग एक इसका मोलिक्यूल इस्तेमाल किए। तो एक मोलिक्यूल जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। तो जो भी SN1 रिएक्शन होते हैं वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं, और ये 2 स्टेप में होते हैं। ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होते हैं। पहले यहाँ से ब्रोमीन आयन बाहर निकलेगा, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन का एक कैरेक्टरिस्टिक आएगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज डेवलप होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। और जो सेकंड स्टेप में क्या होगा? तो सेकंड स्टेप में OH ग्रुप का एडिशन होगा। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज RDS। और जब ये ब्रोमीन हटेगा तो हम लोग देखें कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो जनरली स्लो प्रोसेस होते हैं, और जो स्लो प्रोसेस होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग RDS बोलते हैं। इट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको हम लोग RDS बोलते हैं। और जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है वो कौन से ऑर्डर फॉलो करते हैं? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री होते हैं, और उसके बाद 1 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री का जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होता है, और 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पार्शियल रेसिमाइजेशन होते हैं। ये जो रिएक्शन होंगे इसमें रेसिमाइजेशन होते हैं, रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, आप लोग जानते हैं। और इसमें क्या होंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनेंगे, इससे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी बनेंगे, और वीक एंड मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स का जनरेशन होगा। जैसे ये OH क्या है? ये एक वीक एंड मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग का ये वेट करता है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस आयन इस पे अटैक करेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। इसके बाद हम लोग SN2 रिएक्शन देखेंगे। SN2 रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड रहेगा, इसका OH से एडिशन होगा एसीटोन के प्रेजेंस में, और हम लोग को एल्कोहल मिलेगा, और ब्रोमीन आयन हम लोग को इस तरह से एज ए प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे। तो SN2 रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये जो है ये बाइमोलिकुलर होते हैं। बाइमोलिकुलर क्यों होते हैं? तो देखिए, ये है एल्काइल हैलाइड, ये क्या है? ये है एल्काइल हैलाइड, और ये है OH माइनस आयन। तो हम लोग का रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है? तो देखिए, ये है CH3, और यहाँ है ब्रोमीन। तो ये जो हम लोग OH देख रहे हैं, ये हम लोग के पास जो OH है, हम लोग के पास जो OH माइनस आयन है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करेगा। ये जो है डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक करेगा। SN1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड धीरे से ब्रेक होते हैं, और उसके बाद OH का अटैक होता है और फिर एडिशन हो जाता है। किंतु यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये 1 स्टेप में हो जाता है, और ये फास्ट प्रोसेस है।
यहाँ पर OH माइनस आयन जो है वो कार्बन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा और इसका एडिशन हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हमको एक ये मोलिक्यूल चाहिए, हम लोग को एक ये मोलिक्यूल चाहिए और एक ये मोलिक्यूल चाहिए। तो हम लोग को दो मोलिक्यूल चाहिए, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। ये जो SN2 रिएक्शन है ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये वन स्टेप में हो जाते हैं और ये फास्ट प्रोसेस है। ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करता है और बॉन्ड ब्रेक कर देता है, हेलोजन को बाहर निकाल देता है और OH माइनस का एडिशन हो जाता है। तो इसलिए वन स्टेप होते हैं और इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी बनते हैं। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और एक बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं। तो उस पोजीशन को उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, ये है कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इससे ब्रोमीन अटैच है। इससे ब्रोमीन इस तरह से अटैच है। ये हम लोग कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन देख रहे हैं और देखिए, जब OH का यहाँ पर अटैक होगा वो डायरेक्ट अटैक इस तरह से OH का होगा। यहाँ से OH का डायरेक्ट अटैक इस पर कार्बन पे होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन को यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम लोग तो देख रहे हैं कि कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन से एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड हो गए। एक ब्रोमीन के पास है और एक OH माइनस आयन के साथ बॉन्ड है। तो ये जो 2 बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं ब्रोमीन के साथ और OH माइनस के साथ, तो ये पार्शियल बॉन्ड है, ये फुल्ली बॉन्ड नहीं है। तो ये जो बॉन्ड है पार्शियल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पर बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। और ये क्या है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि OH माइनस आयन ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। तो OH माइनस आयन ने अटैक कर दिया है तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यही है ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, एल्काइल हाइलाइड रिएक्टिविटी। इसका ऑर्डर है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसका इन्वर्जन हो जाता है। इसका जो भी प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका इन्वर्जन हो जाता है और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों होते हैं, जैसे देखिए OH माइनस है तो यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक कर रहा है और ब्रोमीन को यहाँ से ब्रेक कर रहा है और ये खुद का इसका एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया है क्योंकि इसने अटैक किया है डायरेक्टली। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 में जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफाइल देखेंगे और उनके रिएक्शन भी देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफाइल्स एंड दियर रिएक्शन विथ हैलो अल्किन्स। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफाइल्स होंगे और उनके हैलो अल्किन्स के साथ कैसे रिएक्शन होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग रिएजेंट पहले लेंगे NaOH या KOH। तो इसके न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, जब हम लोग रिएजेंट NaOH लेंगे या KOH लेंगे तो हम लोग को
न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल OH माइनस मिलेगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग को सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जब हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो ROH हम लोग को मिलेगा। जो क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होंगे, तो एल्कोहल होंगे। ये तो आप लोग जानते हो कि ROH जो होते हैं वो एल्कोहल क्लास के होते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो रिएजेंट लेंगे वाटर, तो इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, तो इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल वाटर ही मिलेंगे, H2O मिलेंगे। और इसके जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होंगे वो भी ROH ही होंगे, और ये भी एल्कोहल क्लास के होंगे। अगले जो हम लोग रिएजेंट लेंगे वो NaOR लेंगे। तो इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, तो R-O हम लोग को मिलेगा। और इसमें जो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, तो वो ROR के फॉर्म में रहेंगे। और ROR को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ROR को हम लोग ईथर बोलते हैं। ये ईथर क्लास के ये प्रोडक्ट होते हैं। जब हम लोग NaI लेंगे तो इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, तो इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल आयोडीन माइनस मिलेंगे। और इसमें हम लोग को जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह से रहेगा, तो एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में रहेगा, RI रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो ये किस क्लास के प्रोडक्ट रहेंगे, तो ये एल्काइल आयोडाइड के प्रोडक्ट रहेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे अमोनिया लेंगे NH3। तो इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, तो इसमें हम लोग को न्यूक्लियोफाइल NH3 ही मिलेंगे। और इसका जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा वो RNH2 के फॉर्म में रहेगा। तो ये किस क्लास में आते हैं, तो ये आते हैं प्राइमरी अमीन के क्लास में। इन सारे पॉइंट्स पे आप लोग नोट करते चलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट जो हम लोग रिएजेंट लेंगे वो R-NH2 लेंगे। तो इससे हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, तो R-NH2 ही हम लोग को एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। और हम लोग को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो RnHR- हम लोग को एज ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किस क्लास का होगा, तो होगा सेकेंडरी अमीन्स क्लास का होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो भी हम लोगों ने रिएजेंट देखा, इसका रिएक्शन में हम लोग देखा है कि क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनका क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या उनका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होते हैं। तो ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट भी बना लेंगे, और इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से रिमेम्बर भी कर लेंगे, रिविजन भी आप लोग करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग कुछ और रिएजेंट देखेंगे। जब हम लोग रिएजेंट R-COAG लेंगे तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल R-COO माइनस हम लोग को मिलेगा। और जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होंगे वो R-COOR हम लोग को मिलेंगे। और जो प्रोडक्ट होंगे तो किस क्लास के हैं, तो R-COOR जो है वो एस्टर क्लास के हैं। वो कौन से हैं, वो एस्टर क्लास के हैं। जब हम लोग AlH4 हम लोग लेंगे एज ए रिएजेंट, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल H माइनस मिलेगा। और हम लोग को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो RH मिलेगा। तो ये किस क्लास के हैं, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, आप लोग जानते हो कि जनरली हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब हम लोग R-M लेंगे तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल R- माइनस मिलेगा। तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो R मिलेंगे। और ये R किस क्लास के हैं, तो ये अल्केन है, या ये भी आप लोग जानते हो कि ये अल्केन है। हम लोग NaSR लेंगे एज ए रिएजेंट, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, RS माइनस हम लोग को एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे। और जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होंगे वो RSR हम लोग को मिलेंगे। और ये RSR किस क्लास के हैं, तो RSR थियो ईथर है, RSR थियो ईथर है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ये थियो ईथर है। जब हम लोग H2S लेंगे एज ए रिएजेंट, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, वो H2S ही मिलेंगे। और एज ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, RSH हम लोग को मिलेंगे। तो RSH किस क्लास का है, तो RSH थियोल क्लास का है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग R-NH लेंगे एज ए रिएजेंट, तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, R-NH हम लोग को मिलेंगे। और हम लोग को एज ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वो NR-R, इस तरह से हम लोग को मिलेंगे। तो ये किस क्लास के बिलोंग करते हैं, तो ये टर्शियरी अमीन से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और रिएजेंट को भी देखेंगे।
हम लोग अब लेंगे, हम लोग अब केसीएन को जब लेंगे एज ए रिएजेंट तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, हम लोग को सीएन माइनस हम लोग को एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या रहेंगे, तो आरसीएन रहेंगे। तो ये किस क्लास में आते हैं, तो ये नाइट्राइल में आते हैं, जिसको हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं। आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन में या ऑप्शन में नाइट्राइल लिखे हुए मिलेंगे, कभी कभी आप लोग को साइनाइड लिखे हुए मिलेंगे। तो इस बात को लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे का नाम है। हम लोग रिएजेंट एज एजिसियन लेंगे तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, एजिसियन मिलेंगे। और हम लोग को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वो आरसीएन मिलेंगे, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो आइसोसाइनाइड किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये आइसोनाइट्राइल क्लास से ये बिलोंग करते हैं। जब हम लोग KNO2 लेंगे एज ए रिएजेंट तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, ONO, हम लोग को NO2 मिलेंगे इस तरह से। हम लोग को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वो RONO इस तरह से हम लोग मिलेंगे। एल्काइल ग्रुप से NO2 का अटैचमेंट रहेगा। तो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये एल्काइल नाइट्राइट ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। AgNO2 हम लोग एज ए रिएजेंट लेंगे तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेंगे, Ag, और NO2 हम लोग को एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे। हम लोग को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वो RNO2 हम लोग को मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के रूप में। तो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये नाइट्रो अल्केन ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर। इसके बाद हम लोग रिएक्शन ऑफ एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल भी देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल विथ टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स सेंटर्स। जब भी न्यूक्लियोफाइल्स के दो साइड्स रहेंगे, दो सेंटर रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे देखिए साइनाइड है, NO2 है, तो इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। जैसे देखिए ये साइनाइड में हम लोग CN में क्या देख रहे हैं, एक ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 1 बोलेंगे। ये साइनाइड हम लोग लेंगे। जब हम लोग एज ए आइसोसाइनाइड कंसीडर करेंगे तो ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह से एक्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 बोलेंगे। ये किस में होंगे, ये आइसोसाइनाइड में होंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी मोलिक्यूल रहेंगे इसमें न्यूक्लियोफाइल्स के दो सेंटर रहेंगे, तो उसको हम लोग एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे एक ये यहाँ पर एज ए कार्बन न्यूक्लियोफाइल सेंटर एक्ट कर रहा है, और कभी नाइट्रोजन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल सेंटर यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अनदर एग्जाम्पल भी लेंगे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, NO2 में देख रहे हैं, इसको हम लोग नाइट्रो ग्रुप में देख रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन आप लोग देख रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह से एक्ट कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन है एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह से एक्ट कर रहा है, और ये जो नाइट्रोजन है ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह से एक्ट कर रहा है, जो हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो उसको हम लोग एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब हम लोग एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन को देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ C2H5Cl विथ KCN और AgCN हम लोग देखेंगे कि इनमें रिएक्शन किस तरह से होते हैं। रिएक्शन विथ C2H5Cl, हम लोग पहले KCN से इसका रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, C2H5Cl को हम लोग KCN से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, C2H5CN, इस तरह से हम लोग को इथाइल साइनाइड हम लोग को मिलेंगे, और एक एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलेंगे, C2H5NC। तो ये क्या रहेंगे, ये इथाइल आइसोसाइनाइड रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो रहेंगे ये मेजर में रहेंगे, ये मेजर में रहेंगे, और ये माइनर में रहेंगे, ये माइनर में रहेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होते हैं। केसियन इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ये आप लोग जानते हो कि जो केसियम है वो आयनिक होंगे, क्यों होंगे, तो जो पोटेशियम है और जो कार्बन है इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो इसलिए ये आयनिक बॉन्ड ये अपना होल्ड करेंगे। तो इसलिए ये
आयनिक कैरेक्टर के होंगे। इट एग्जिस्ट एज ए फ्री आयंस इन ए सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन में फ्री आयन के फॉर्म में रहते हैं, जैसे पोटेशियम आयन, साइनाइड आयन। कार्बन साइड containing नेगेटिव चार्ज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। जो कार्बन रहेंगे, ये आप लोग क्या देख रहे हो, ये कार्बन है, इसके पास जो निगेटिव चार्ज होंगे ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे। सिंस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो आप लोग जानते हो। तो इस कारण से इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा रहेंगे, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पाएंगे। देन नाइट्रोजन साइट एंड अटैक्स इथाइल क्लोराइड, और ये इथाइल क्लोराइड पे अटैक करेगा, हेंस मेजर प्रोडक्ट इज इथाइल साइनाइड, और इस कारण से यहाँ पर इथाइल साइनाइड मेजोरिटी में बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बन माइनस है, कार्बन माइनस है, कार्बन माइनस, इसका ये पार्ट इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, हेलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो निगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव पार्ट से यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएंगे इथाइल साइनाइड, और हम लोग को KX यहाँ पर एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग अब AgCN से रिएक्ट कराएंगे। CH2 C2H5Cl को हम लोग AgCN से रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये एक भी एक एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इथाइल साइनाइड जो होंगे, ये आप लोग देख रहे हैं इथाइल साइनाइड, ये मेजोरिटी में होंगे, सॉरी ये माइनर में होंगे, और ये जो इथाइल आइसोसाइनाइड हम लोग को मिलेंगे, ये क्या होंगे, ये मेजोरिटी में होंगे, ये मेजोरिटी में होंगे, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए द Ag-C बॉन्ड, जो सिल्वर और कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो प्रिडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जो सिल्वर और कार्बन है इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो कम होता है, तो इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं। दो कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, कार्बन तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेशन, वो डोनेट नहीं कर पाएगा, हेंस नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर वो आइसोसाइनाइड बना लेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन तो देगा नहीं, कार्बन तो देगा नहीं, तो नाइट्रोजन ही देगा, तो पहले तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जाकर यहाँ एल्काइल ग्रुप से इसका एडिशन होगा। देखिए इस तरह से इसका एडिशन होगा, यहाँ नाइट्रोजन से इसका एडिशन हो जाएगा, कार्बन से इसका एडिशन नहीं होगा, और एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को AgX मिल जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे KNO2 विथ एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग KNO2 को एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें हम लोग को क्या मिलते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड से हम लोग KNO2 को रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे, और एक ये अनदर एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये जो इथाइल नाइट्रेट हम लोग देख रहे हैं, इथाइल नाइट्रेट यहाँ पर मेजोरिटी में होंगे, ये इथाइल नाइट्रेट यहाँ पर मेजोरिटी में होंगे, और ये जो नाइट्रोइथेन है ये माइनर में रहेंगे, ये नाइट्रोइथेन जो है वो माइनर में रहेंगे। तो ऐसा क्यों होगा, जो KNO2 है, तो KNO2 इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, KNO2 जो होंगे वो आयनिक होंगे। आयनिक क्यों होंगे, तो जो पोटेशियम है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पोटेशियम है और नाइट्रोजन है, तो इन दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इसलिए क्या होंगे, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो इसलिए ये आयनिक कैरेक्टर के होंगे। इट एग्जिस्ट एज ए फ्री आयंस इन ए सोल्यूशन, और ये
सॉल्यूशन में फ्रीली रहेंगे, फ्री आयन ग्रुप में रहेंगे। जो भी आयनिक बॉन्ड रहेंगे, जो भी कंपाउंड के पास आयनिक कैरेक्टर रहेंगे, तो वो सॉल्यूशन में जो फ्री आयन रहेंगे ही, आप लोग जानते हो, दैट इज पोटेशियम आयन और ओ NO2 आयन यहाँ इस तरह से रहेंगे। जो NO2 का जो O साइट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इस तरह से ONO, इसके पास जो निगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन की बात हो रही है। ये ऑक्सीजन जो है जिसके पास निगेटिव चार्ज है, इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे साइड्स, एंड अटैक्स इथाइल क्लोराइड, और यही इथाइल क्लोराइड पर अटैक करेगा। हेंस द मेजर प्रोडक्ट इज इथाइल नाइट्रेट, और इसी कारण से जो इथाइल नाइट्रेट है, ये मेजोरिटी में इनका फॉर्मेशन होगा। तो इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो KNO2 है, ये हम लोग KNO2 को देखें। एक KNO2 यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, ये तो आयनिक कैरेक्टर के हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर KNO2 किस तरह से ब्रेक होते हैं, वो K+ और NO2- इस तरह से वो ब्रेक होते हैं। और ये जो दो आयन है, एग्जिस्ट एज ए फ्री आयन इन अ सॉल्यूशन, ये जब आयनिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि ये सॉल्यूशन में फ्री आयन के रूप में ये लोग एग्जिस्ट करेंगे। तो ये लोग आयन का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, तो देखिए, ये है KNO2। ये क्या है, ये KNO2 हम लोग देख रहे हैं। KNO2 इस तरह से ब्रेक होंगे। ये कैसे ब्रेक होंगे, ये ऑक्सीजन रहेंगे, ऑक्सीजन, और इनसे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच होंगे, नाइट्रोजन अटैच रहेंगे। और ये क्या है, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि NO2 है, ये हम लोग के पास NO2 है, और इससे जब पोटेशियम अटैच रहेगा, जब पोटेशियम अटैच रहेगा, और पोटेशियम का यहाँ पर ब्रेकिंग जब करेंगे हम लोग, पोटेशियम का जब ब्रेकिंग होगा, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, जो पोटेशियम है इसके पास तो प्लस चार्ज आएंगे, और ऑक्सीजन है इसके पास माइनस चार्ज आएंगे। तो इसी तरह से हम लोग ये जो आयनिक बॉन्ड है, जो आयनिक कंपाउंड है, तो इसका हम लोग ब्रेकिंग करेंगे। ब्रेकिंग में हम लोग देखेंगे कि जो ऑक्सीजन पार्ट है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएंगे, जो पोटेशियम है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि NO2 में ये जो ऑक्सीजन है इसके पास माइनस चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ये ऑक्सीजन एज ए मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह से एक्ट करेगा, और ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक मारेगा। एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक मारेगा, तो इसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इसका बॉन्ड भी ये ब्रेक कर देगा, इसका बॉन्ड ये ब्रेक कर देगा और हाइड्रोजन को बाहर उड़ा देगा। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो ये एल्काइल ग्रुप R है, ये आप लोग R को देख रहे हो, जिसे इसका ब्रेकअप करवा दिया है ये अटैक मारकर, तो इसके साथ ये इसका एडिशन हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे, और KX एज ए हम लोग को साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये रिएक्शन जो हम लोग KNO2 देखें, तो KNO2 का रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे AgCl वाले रिएक्शन को। तो इसमें हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड से AgNO2 का हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो वो AgCl के प्रेजेंस में होंगे। यहाँ पर AgCl का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे इथाइल नाइट्रेट। इथाइल नाइट्रेट यहाँ पर मेजोरिटी में होंगे, इथाइल नाइट्रेट यहाँ पर मेजोरिटी में होंगे, और हम लोग को फिर एज ए साइड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वो नाइट्रोइथेन रहेंगे, जो माइनॉरिटी में रहेंगे। यहाँ पर नाइट्रोइथेन माइनॉरिटी में रहेंगे। ऐसा क्यों होगा, ये भी हम लोग देख रहे हैं। द AgO बॉन्ड, जो हम लोग यहाँ पर AgO बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ पर AgO जो बॉन्ड है इन AgCN इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। यहाँ पर जो AgO बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, AgO बॉन्ड यहाँ पर कोवलेंट होंगे। जो AgO बॉन्ड है ये कोवलेंट होंगे। कोवलेंट क्यों होंगे, क्योंकि जो Ag और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होंगे।
सिंस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम होता है। इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा हो जाएंगे। नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग नाइट्रो इथेन एज द मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है तो इसी बात का यहाँ पर फायदा उठा लेगा। नाइट्रोजन अपना फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बना देगा, नाइट्रो इथेन एज ए प्रोडक्ट बना देगा। यही हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रो इथेन यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेगा। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो NO2 हम लोग देख रहे हैं, NO2 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये तो बदमाश है, नाइट्रोजन ही इसको देगा इलेक्ट्रॉन, और इस यहाँ पर अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड पर, और जो हेलोजन है इसका ब्रेकअप करवा देगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा, और ये खुद एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएंगे इस तरह से, RNO2 इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे, और हम लोग को क्या मिलेंगे, नाइट्रो इथेन मिलेंगे। हम लोग को नाइट्रो इथेन मिलेंगे, और AgX एज ए हम लोग को साइड प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोगों ने अब तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, इसमें इलिमिनेशन होंगे। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट कॉमन इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्कीन्स क्या क्या होते हैं, वो E1 होते हैं और एक E2 होते हैं। एक E1 होते हैं और एक E2 होते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक E1 और एक E2। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें एक का एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट कौन होगा, तो एलिमिनेट होगा हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन का एलिमिनेट होगा। हैलोअल्कीन्स में हम लोग क्या देखेंगे, तो हेलोजन का यहाँ पर एलिमिनेट होगा और डबल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बी का यहाँ पर अटैक होगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से हेलोजन ग्रुप का इलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। हम लोग E1 रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो E1 रिएक्शन में क्या हम लोग देखेंगे, E1 रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि हेलोजन यहाँ से इलिमिनेट होगा, हेलोजन का क्या होगा, हेलोजन का यहाँ से इलिमिनेशन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड, ये क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर CH2 C2H5OH का यहाँ इससे रिएक्शन होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को रिएक्शन में इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे, हम लोग देख रहे हैं। तो ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, रिएक्शन का तो स्ट्रक्चर ये है, और रिएक्शन किस तरह से होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, ये जो E1 रिएक्शन है, E1 रिएक्शन के कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो जो E1 रिएक्शन है वो क्या है, ये यूनिमोलिकुलर है, क्योंकि इसमें एक मोलिकुल में ही रिएक्शन होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं, और ये 2 स्टेप में होते हैं, और इनमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जो हेलोजन ग्रुप है वो बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो वही RDS होगा, जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। जो एल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसे होता है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री का। इसमें हम लोग अनदर पॉइंट देखेंगे, वो क्या है, वो है जनरली फॉलो सेटजेफ रूल। ये जो E1 रिएक्शन है वो जनरली सेटजेफ रूल को फॉलो करते हैं। सेटजेफ रूल क्या है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें होंगे, और वीक ऑफ वीक और मॉडरेट बेस होंगे, और इस रिएक्शन में जो भी बेस पार्टिसिपेट करेंगे वो या तो वीक बेस रहेंगे या तो मॉडरेट बेस रहेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा, और ये इस तरह से हम लोग को कंपाउंड मिलेंगे हम लोग, और ये हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो E2 रिएक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो E2 रिएक्शन इस तरह से होते हैं।
तो ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और जो E2 रिएक्शन है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो कौन है? तो जो भी E2 रिएक्शन होते हैं वो बायोमोलिकुलर होते हैं। E2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर होते हैं क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में होते हैं। जो भी E2 रिएक्शन होंगे वो सिंगल स्टेप में होते हैं और ये जनरली फास्ट रिएक्शन होते हैं और इनमें एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोगों ने बताया था पहले भी कि एक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। यहाँ पर 1 डिग्री का जो रिएक्टिविटी होगा वो सबसे कम होगा। और ये जो E2 रिएक्शन है वो जनरली सेट-जेफ रूल को फॉलो करता है और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करेंगे तभी ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा, क्योंकि यहाँ पर अटैक करना होता है, बैक अटैक करना होता है और बैक अटैक करने के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे तो यहाँ पर सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग इलिमिनेशन प्रोडक्ट को देखेंगे। इलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग इलिमिनेशन प्रोडक्ट को देखेंगे। इलिमिनेशन प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि दो तरह के होते हैं, एक सेट-जेफ जो हम लोगों ने पहले भी देखा कि सेट-जेफ रूल को फॉलो करते हैं, एक हॉफमैन रूल को भी कोई कोई फॉलो करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सेट-जेफ प्रोडक्ट और सेकंड हम लोग देखेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ये दोनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो इनका पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन ऑफ KNO2 विथ एल्काइल हैलाइड पहले हम लोग कराएंगे। KNO2 का हम लोग पहले एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा कर देखेंगे क्या होंगे। According to Serge rule, the preferred product is alkane, which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सेटजेफ रूल है, सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट होंगे वो अल्किन्स होंगे। वो क्या होंगे? वो अल्किन्स होंगे। इस तरह से देखिए, वो अल्किन होंगे। इस तरह से वो अल्किन होंगे। अल्किन कौन से होंगे? विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड। जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे किससे? डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कौन है? एक एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। तो जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसको हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट कहेंगे। तो देखिए, एक ये प्रोडक्ट हम लोग को मिला और एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये है और डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये है। तो इन दोनों जो ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ये दोनों अल्कीन है। ये दोनों क्या है? ये दोनों अल्कीन है। ये दोनों अल्कीन है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। तो ये दोनों में ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कौन है? जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो इसमें एल्काइल ग्रुप कितने अटैच है? इस तरह से एक है और इस तरफ से भी एक ही है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से एल्काइल ग्रुप कितने अटैच है? तो इसमें एक ये एल्काइल ग्रुप है और एक ये एल्काइल ग्रुप है। तो इसमें कितने हैं? दो हैं। और इस तरह से कितने हैं? इधर से एक है। तो इसमें टोटल एल्काइल ग्रुप कितने हैं? इसमें 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और इसमें कितने हैं? एक ये है और एक ये है, तो इसमें 2 है। तो जो मेजर रहेगा, जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट हो गया,
ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग सेटजेफ बोलेंगे, इसको हम लोग सेटजेफ नहीं बोलेंगे। तो सेटजेफ रूल यही बताता है कि जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम रहेंगे तो जिससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसको हम लोग, उस प्रोडक्ट को हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे according to Sergef rule, the preferred product is alkene, which has a greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms. ये तो हम लोग देख लिए। तो इसी बात को हम लोग देखें कि यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो इनमें सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप किससे अटैच है? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ये अटैच है और एक ये, यहाँ पर टोटल 2 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ए को हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ पर ज्यादा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन द गिवन केमिकल इक्वेशन ए लेस बल्की बेस इज यूज्ड which can abstract protons from within the molecules, that is less stirring hindrance. If HA is removed, A is the product and HB is the removed, B is the product. Therefore, A 3 alkyl groups attached to the doubly bonded, the major product present in the high percentage, and B is alkyl group attached to the doubly bonded is minor product. इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो अटैच अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। कौन है? एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? तो एक ये है, एक ये है, यहाँ पर 2 है। तो जब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ज्यादा रहेंगे तो उनके प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा रहेंगे, इनका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, इनका जो परसेंटेज है वो ज्यादा रहेगा और इनका जो परसेंटेज है वो कम रहेगा। जो सेटजेप रहेंगे उनके परसेंटेज ज्यादा रहेंगे, जो हॉफमैन रहेंगे उनके परसेंटेज कम रहेंगे। तो इसमें यही बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखेंगे? तो हॉफमैन प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज अल्कीन। इसमें भी अल्कीन बनेंगे। द लेसर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। तो इसमें भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम रहेंगे, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, किंतु जिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अल्काइल ग्रुप कम अटैच रहेंगे तो उसी को हम लोग हॉफमैन बोलेंगे। जैसे देखिए एक ये प्रोडक्ट है हम लोग के पास और एक ये प्रोडक्ट है हम लोग के पास। तो हम लोग देख रहे हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर अटैच्ड एल्काइल ग्रुप कितने हैं? तो एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर टोटल 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। इस प्रोडक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एक ये है और एक ये है। तो इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप कितने अटैच्ड है? तो एक ये है और एक ये है और एक ये है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जिसमें अल्काइल ग्रुप कम अटैच्ड रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। जब ज्यादा रहेंगे तो हम लोग उसको सेटजेफ बोलेंगे और जब कम रहेंगे तो उसको हम लोग हॉफमैन बोलेंगे। तो इसी बात को आप लोग नोट कर लेंगे कि हॉफमैन क्या होते हैं और सेटजेफ क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे in the given reaction a bulky base is used which cannot abstract protons from within the molecule due to a stirring hindrance. Therefore, it abstracts a proton from the periphery terminal molecules. तो स्टूडेंट्स इसमें यह बताया गया है कि देखिए यहाँ पर जो बेस हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो बल्की बेस है।
देखिए यहाँ हम लोगों ने जो बेस इस्तेमाल किया है वो बल्कि है। ये एक बल्कि बेस है, और जो बल्कि बेस है, बल्कि बेस कहाँ अटैक करेगा? बल्कि बेस वहां अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये तो खुद ही मोटा है, तो ये मोटा भीड़ में कैसे चलेगा? मोटा भीड़ में नहीं जाएगा, मोटा वहां जाएगा जहां पर भीड़ कम है। तो भीड़ कम रहेगा कहाँ? तो भीड़ कम रहेगा पेरीफेरी पर। इसी बात को यहाँ पर इसमें बताया गया है। देखिए ये एक प्रोडक्ट है, और एक ये प्रोडक्ट है। और इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है? इस रिएक्शन में हम लोगों ने बल्कि बेस इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने इस तरह से बल्कि बेस इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम लोगों ने बल्कि बेस इस तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो ये तो खुद ही मोटा है, तो ये मोटा आदमी कहाँ जाएगा? मोटा आदमी भीड़ में नहीं जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर जब ये अटैक करना चाहेगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अटैक करने में इस मोटे बल के ग्रुप को दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये अटैक करना चाहेगा तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। इसको यहाँ पर रिपेल करेगा लोग, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो ये अटैक कहाँ करना चाहेगा? तो ये अटैक यहाँ पर करना चाहेगा, पेरीफेरी पे, जो डबल बॉन्ड रहेंगे उसके पेरीफेरी पर। और अगर ऐसा प्रोडक्ट रहेगा, इस तरह से रहेंगे, तो ये ज्यादा प्रीफर्ड रहेंगे। जो यहाँ के जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये बिल्कुल पेरीफेरी पर है, यहाँ पर अटैक करने में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा, तो इसी को यहाँ पर मेजोरिटी में बना देगा, और यही एज ए प्रोडक्ट रहेंगे। तो इसमें यही बताया गया है, इन द गिवन रिएक्शन ए बल्कि बेस इज यूज्ड व्हिच कैन नॉट abstract प्रोटॉन फ्रॉम विद इन द मोलिक्यूल। जब भी हम लोग यहाँ पर अटैक करवाएंगे या यहाँ पर अटैक करवाएंगे, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, प्रोटॉन नहीं निकाल पाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कैसे कि भीड़ ज्यादा रहेगा। देयरफॉर abstract ए प्रोटॉन फ्रॉम द पेरीफेरी टर्मिनल ऑफ द मोलिक्यूल। तो इसीलिए ये क्या प्रयास करेगा कि टर्मिनल वाला हमको कार्बन मिल जाए, सबसे बाहर वाला हमको, पेरीफेरी वाला हम लोग को कार्बन मिल जाए। तो इसी के ऊपर हम लोग अटैक कर कर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, द bulky base abstracts a proton from the terminal primary carbon. Thus, a two alkyl groups attached to the double bonded is the minor product present in low percentage, and B, one alkyl group attached to the double bond is the major product, Hofmann product, present in the high percentage. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह के जो प्रोडक्ट रहेंगे, तो ये क्या है? ये तो सेडजेप है, तो सेडजेप ये माइनर रहेगा। यहाँ पर सेडजेप माइनर रहेगा, ये कम रहेगा, इसका परसेंटेज कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि बेस है वो इजिली अटैक नहीं कर पाएंगे। जो हॉफमैन प्रोडक्ट रहेंगे, ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट रहेंगे, ये यहाँ पर मेजोरिटी में रहेंगे। ये यहाँ पर क्या रहेंगे? यहाँ पर मेजोरिटी में रहेंगे। ये प्रोडक्ट का यहाँ पर परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ कंडीशन भी देखेंगे, हम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे।
तो कंडीशन 1 में हम लोग क्या देखेंगे, व्हेन द बेस इज बल्कियर, जब जो बेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बल्कियर रहेगा, बल्कियर मतलब मोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। जब बल्कियर रहेगा तो क्या होगा, जैसे देखिए RO- जब रहेगा 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन जब रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बल्कियर बेस को यहाँ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बल्की बेस है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, तो देखिए हम लोग इसको यहाँ भी अटैक करवा सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ भी अटैक करवा सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको अटैक करवा सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं और यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, किंतु ज्यादा प्रीफर्ड कौन रहेगा, ज्यादा प्रीफर्ड कौन रहेगा, तो जो बल्कियर है वो बल्कियर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहेगा, तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहाँ मिलेगा, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम मिलेगा, यहाँ पर इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, तो इसलिए यहाँ जो डबल बॉन्ड रहेगा ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मेजोरिटी में रहेंगे। जैसे देखिए इस तरह से हम लोग को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट ये मिलेंगे और एक प्रोडक्ट ये मिलेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड यहाँ पर ज्यादा है, तो ये क्या होंगे, ये सेडजे प्रोडक्ट होंगे, ये सेडजे प्रोडक्ट होंगे, ये सेडजे प्रोडक्ट होंगे। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो इसे नंबर जो अल्काइल डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका नंबर यहाँ पर कम है, तो ये यहाँ पर हॉफमैन हो जाएंगे। ये हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम रहेंगे तो उनसे एल्काइल ग्रुप जब ज्यादा अटैच्ड रहेंगे तो उसको हम लोग सेडजे प्रोडक्ट बोलेंगे, और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जब एल्काइल ग्रुप कम अटैच्ड रहेंगे तो उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। जब हम लोग बल्कियर ले रहे हैं तो इसमें हम लोग और क्या देखेंगे, व्हेन द बेस इज बल्कियर और इफ द लिविंग ग्रुप इन E2 इज पुअर, लिविंग ग्रुप जब पुअर रहेंगे तो किस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बल्कियर ग्रुप जब हम लोग यहाँ पर इससे रिएक्ट करवाएं तो हम लोग को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे, एक यहाँ पर डबली बॉन्ड बनेंगे और एक यहाँ पर डबली बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें सेडजेप कौन होंगे और हॉफमैन कौन होंगे, तो जब यहाँ पर डबली बॉन्ड बनेंगे तो सेडजेप हम सॉरी हम लोग को डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप अटैच कितने रहेंगे, तो एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, इधर दो हो गए, इधर एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, इधर भी दो हो गए, तो टोटल 4 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड रहेंगे। जब यहाँ हम लोग डबल बॉन्डेड बनाएंगे तो हम लोग को एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच कितने रहेंगे, एक ये रहेंगे और एक ये रहेंगे, बस दो ही रहेंगे। तो हम लोग को किस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर डबल बॉन्डेड बनाएंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड एल्काइल ग्रुप कितने हैं, तो एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो हम लोग के पास 4 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं। और जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ पर रहेंगे तो इससे एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच कितने हैं, तो एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर हम लोग को दो ही एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसमें सेडजेप कौन होंगे और हॉफमैन कौन होंगे, तो जहाँ ज्यादा रहेंगे एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच उसको हम लोग सेडजेप बोलेंगे, जहाँ कम रहेंगे उसको हम लोग हॉफमैन बोलेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ डेटा के थ्रू कि सेडजे प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट किस तरह से कितने परसेंटेज में इनका फॉर्मेशन होता है एक रिएक्शन में। तो जब हम लोग बेस लेंगे CH3CH2O, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये थोड़ा लेस बल्कि है, और ये क्या है, ये तो काफी बल्कि है, तो काफी मोटा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब बल्कि रहेंगे तो क्या होंगे, सेडजे प्रोडक्ट जो जब कम बल के रहेंगे तो सेडजे प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे थे क्योंकि वो बीच में अटैक कर सकता है।
तो हम लोगों ने देखा कि सेटजेप प्रोडक्ट 79% रहेंगे और हॉफमैन प्रोडक्ट 21% रहेंगे। जब बेस बल्कि हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो वो कहाँ पर अटैक करेंगे? वो तो बीच में अटैक नहीं कर पाएंगे, वो तो बिल्कुल पेरिफेरी पर अटैक करते थे। तो इस कारण से जो बीच वाला होता है उसको हम लोग सेटजेप बोलते हैं। तो यहाँ पर सेटजेप का परसेंटेज काफी कम रहेगा, 21% रहेंगे। और जो हॉफमैन रहेंगे, जो बाहर पेरिफेरी पर अटैक करते थे, उनका परसेंटेज यहाँ पर 73 होगा, वो ज्यादा होंगे। जैसे हम एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं। ये देखिए, हम लोग जब इसको अटैक करवाएंगे, बल्कि वाले को, मोटे वाले को, तो मोटा वाला यहाँ पर अटैक नहीं करना चाहेगा। ये मोटा वाला यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेंगे। यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, क्योंकि इन सारे रेड पॉइंट पे इनको स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो जो बीच में बनते थे उसको तो हम लोग क्या बोलते थे? सेटजेप बोलते थे। उसको हम लोग सेटजेप बोलते थे। तो सेटजेप क्या होगा? सेटजेप कम हो जाएगा, क्योंकि जो ये मोटे वाले बल्कियर बेस है, ये बीच में यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते हैं। जब बल्कियर ग्रुप यहाँ पर अटैक करना चाहेंगे इस पर, तो आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉफमैन बोलते हैं। इसको हम लोग हॉफमैन बोलते हैं, और ये यहाँ पर मेजोरिटी में रहेगा, इसलिए इसका परसेंटेज 73 रहेगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जब बेस होंगे वो और ज्यादा बल्कि होंगे, तो हम लोग को प्रोडक्ट किस तरह से रहेंगे? तो सेटजेप और कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में अटैक करना मुश्किल रहेगा और हॉफमैन ज्यादा होंगे। और ये आप लोग देख रहे हो कि ये तो बहुत ही, ये सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है। जब बल्कि ग्रुप ये सबसे ज्यादा रहेंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेटजेप काफी कम होगा, क्योंकि ये बीच में अटैक नहीं कर पाएंगे। ये जो ब्लू पॉइंट है, ये सारे, ये ब्लू पॉइंट पे ये जो बल्कि ग्रुप है, ये अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि इनका साइज सबसे ज्यादा है, और ये ग्रुप यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो जो बीच में प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेटजेप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सेटजेप प्रोडक्ट यहाँ पर सबसे कम होंगे, वो 8% होंगे। और ये बल्कि ग्रुप कहाँ पर इजिली अटैक कर पाएंगे? तो ये बल्कि ग्रुप पेरीफ्री पर इजिली अटैक कर पाएंगे। तो यहाँ देखो, ये जो रेड पॉइंट है, ये रेड पॉइंट बिल्कुल पेरीफरी पर है। ये रेड पॉइंट कहाँ है? बिल्कुल पेरीफरी पर है। तो यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप इजिली अटैक कर पाएंगे, और इजिली जब अटैक करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन पेरीफरी पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग हॉफमैन बोलते हैं। तो यहाँ पर हॉफमैन का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा, वो इतना ज्यादा होगा कि ऑलमोस्ट 92% इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। एक हम लोग रिएक्शन भी देखेंगे। इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं? टर्शियरी ब्यूटोक्साइड इज ए बल्की बेस। जो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड होते हैं, ये बल्की बेस होते हैं, तो आप लोग जान रहे हैं। एंड इट कैन नॉट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम ए मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो मोटा आदमी है, ये बीच में तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि ये काफी मोटा है। तो ये कहीं भी ये बीच में अटैक नहीं कर पाएगा। ये जो मोटा आदमी है, ये कहीं भी बीच में अटैक नहीं कर पाएगा, और इस तरह से ये हाइड्रोजन को भी ये बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लगेंगे। सो इट एब्स्ट्रैक्ट्स H plus from less substituted carbon to give the less substituted alkenes, Hofmann product as the major product। तो इसलिए ये मोटा आदमी क्या करेगा?
ये जो बल्कि बेस है ये कहाँ पर अटैक करेगा, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर अटैक करेगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं हेलो अल्केन्स, तो इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम कौन से हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम तो यही है, तो यहीं पर इसका अटैक होगा और डबल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर अटैक होगा बेस का और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेंगे। जब पेरिफेरी पर डबल बॉन्ड बनेंगे तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट होंगे और हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पर मेजोरिटी में होंगे, यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजोरिटी में होंगे और ये जो सेडजेप होंगे, सेडजेप का परसेंटेज यहाँ पर कम होगा क्योंकि ये माइनॉरिटी में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं रिएक्शन के, S1, S2 और E1 और E2 के। तो स्टूडेंट्स, इन सारे कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से नोट बना लेंगे और इसकी आप लोग रिवीजन भी करते रहेंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए है। और एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को एज ए होमवर्क है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और आप लोग इसको कैसे सोल्व किए हो ये भी आप लोग बताएंगे और इनको सोल्व करने में आप लोग को क्या डिफिकल्टी हुई हो इसको भी आप लोग बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।